मिलर टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन 2019 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। चुनाव के 4 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, 3 फेज़ का इलेक्शन बाकी रह गया है, लेकिन इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुल्क का सेकुलर तबका परेशान है या कुछ पार्टियों की तरफ से ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जिससे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। उसमें एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भोपाल से उम्मीदवार बनाया जाना, इस बारे में फिर दिल्ली की सियासत कैसी होगी, जो ऐसा लग रहा है कि वोट आम आदमी पार्टी कांग्रेस के दरमियान डिवाइड हो जाएगा। तो इन सारे इशूज़ पर हम तफसील से बातचीत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, सियासी तज्ज़िया निगार आली जनाब महमूद पराचा साहब से। पराचा साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, तो क्या जिस पर ये इल्ज़ाम हो, जिनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा हो, जो ज़मानत पर किसी वजह से रहा है, ऐसे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है कानूनी तौर पर? ये कानूनी तौर पर जब तक के किसी को भी सज़ा नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट तक से, तब तक आदमी को गुनहगार नहीं कहा जा सकता। तो कानूनी तौर पे तो वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कानूनी बात नहीं है। यहाँ पर असली मुद्दा एक और चीज़ का है जिसका बहुत बड़ा ख़तरा अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मुल्क के ऊपर डाल दिया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर बहुत ही सीरियस टेररिज्म के चार्जेस थे और अभी तक भी एक केस चल रहा है जिसमें हालांकि एनआईए ने उनकी भरपूर मदद करने की कोशिश की। एनआईए की जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा भी दिया था इन केसों में कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, और उन्होंने ये भी अभी हाल में ही कहा है कि ये बात कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोई पिटाई की गई थी या मारपीट की गई थी कस्टडी में, वो भी गलत बात बोल रही हैं, वो झूठ बोल रही हैं। लेकिन ख़तरा उस सबसे बहुत बड़ा है। पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर कराने के लिए हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एमपी का टिकट देके इंडिया के लिए भी ये ख़तरा आरएसएस पैदा कर रही है कि हमें भी एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर का ख़तरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। क्योंकि अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेन स्ट्रीम में आके पॉलिटिक्स करती हैं, एक नेशनल पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं, तो वो स्वयं अपने आप में एक स्टेट बन जाती हैं भारत के सरकार का, और भारत की जो गवर्नमेंट है और जो इंडिया एज अ स्टेट है उसका एक हिस्सा बन जाता है। मतलब ऐसा लगे जैसे पाकिस्तान में कुछ जो दहशतगर्द अनासिर हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे हाफिज़ सईद साहब ने सियासी पार्टी बनाई थी तो उसको हम लोग ब्लेम करते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वहाँ जिस तरीके से दहशतगर्द अनासिर पॉलिटिक्स में एक्टिव है, अब इंडिया में भी वही रवायत शुरू हो गई है। देखिए, वहाँ पर मेन जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है अभी, और जो एक हमारे मुल्क की मेन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तो वो टिकट दे रही है और उनको पार्लियामेंट में लाना चाहती है। तो ये इसीलिए बहुत बड़ा ख़तरा इंडिया के सर पे मंडरा रहा है कि इंडिया के लिए भी कल पाकिस्तान और दूसरे जो मुल्क हैं हमारे, जो हमसे रश्क करते हैं या हमारे दुश्मन मुल्क हैं, वो हम पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि इंडिया भी एज अ कंट्री स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यहाँ से भी होता है। ये बहुत बड़ा ख़तरा हमारे ऊपर एक इस टिकट से मंडरा रहा है। अच्छा, ये क्या कानून है? जैसे हार्दिक पटेल है गुजरात से, उनको कोर्ट ने कह दिया आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, नाअहल है, लेकिन इनके खिलाफ इतने संगीन चार्जेस हैं, इन्होंने उल्टे सीधे कई सारे बयानात भी दिए, फिर भी तो मतलब एक कंफ्यूजन। हार्दिक पटेल को सज़ा हो चुकी थी 3 साल से ज़्यादा की एक केस में, और उनकी सज़ा जो थी सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्टे नहीं की थी। तो इस बुनियाद पर उनको मुकदमा इलेक्शन लड़ने से मनाही है। वो कानून है हमारा कि अगर किसी को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो वो मुकदमा ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस बुनियाद पर उनकी नहीं हुई थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कांग्रेस के दौरान भी बहुत मजबूती के साथ इनका केस नहीं परस्यू किया गया। करकरे साहब ने इतनी जो मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन की उसको नहीं सिरे से चढ़ाया गया। और जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने तो ये भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा अंदेशा ये भी है कि क्योंकि करकरे साहब ने आरएसएस और आईएसआईएस के ताल्लुकातों की छानबीन करनी शुरू कर दी थी, और इसमें आरएसएस के कई बड़े नेताओं की भी अरेस्ट होने के चांसेस थे करकरे साहब द्वारा। तो इसीलिए ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और स्वामी सीमानंद ऐसा भी लगता है कि ये उनकी कलई खोल ना दें। इस वजह से भी उनको शांत करने के लिए ना सिर्फ एनआईए से मदद कराई जा रही है सरकार द्वारा, इनकी एनआईए पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा रही है कि किसी भी तरीके से इनको क्लीन चिट मिल जाए। यानी कि पुलिस जो है वही चोरों के साथ या दहशतगर्दों के साथ मिल के काम कर रही है एनआईए की। मगर बावजूद उसके भी कि कोर्ट फाइंडिंग क्या देता है कि नहीं, हम विश्वास नहीं करते एनआईए के ऊपर या एनआईए की पुलिस के ऊपर, फिर भी चार्ज लगाते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। इसीलिए इंडिया को भी
भारत को भी एक ख़तरा मंडरा रहा है कि हमें भी ऐसा देश न घोषित करने के लिए डिमांड शुरू हो जाए कि यहाँ से टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जाए। नाज़रीन, वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान जिसको हम लोग ब्लेम करते हैं, वहाँ भी वहाँ की जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, रूलिंग पार्टी, उन्होंने कभी इस तरह के अनासर को इलेक्शन के मैदान में नहीं उतारा। हाफिज़ सईद ने अपनी अलग से पार्टी बनाई और उनकी ज़मानत जब्त हो गई, लेकिन यहाँ जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, एक बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी है, उसने एक ऐसे शख्स को उम्मीदवार बना दिया जिस पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम है, तो वाकई मुल्क के लिए ख़तरे की घंटी है। प्रजा साहब, एक और जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में कांग्रेस का भी इल्ज़ाम है और कई लोग महसूस ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ लोगों को तो नोटिस भेज रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब है, मोदी, अमित शाह, इन लोगों को सिर्फ नोटिस भेजने पर इत्तेफाक कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, बार बार वो फ़ौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी है। देखिए, अभी हमारे मुल्क में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि आरएसएस और बीजेपी ने हमारी तमाम जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आरबीआई है, जैसे सीबीआई है, जैसे सीईसी है, सीआईसी है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो है, और बहुत सारे दीगर जो कोर्ट्स के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अब गाए भगाए इस तरह की 4 जजों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। तो हर एक इंस्टीट्यूट जो है, जो हमारी डेमोक्रेसी या हमारी जमहूरियत का एक सुतून है, उस पर हमला हो रहा है और उसे कमज़ोर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी एक उसी तरह की एक सुतून है हमारे मुल्क के आइन का, कानून का, और हमारे मुल्क की बुनियाद है। उसको भी मोदी सरकार जो है, आरएसएस और बीजेपी की, ये उनके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। और ये जो सब इस तरह की जो आम आदमी इस चीज़ को महसूस कर रहा है, तो ये डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास कमज़ोर करेंगी ये चीज़ें। तो इसीलिए हमें सबको मिलके इस चीज़ की भी मजम्मत करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को एकदम न्यूट्रल होके सभी पार्टियों को बराबरी से देखना चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ तो सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए जो सबसे बड़े ओहदों पे हैं। अच्छा, ईवीएम के बारे में क्या ख्याल है आपका? कुछ लोग कन्फ्यूज हैं। देखिए, मेरी ज़ाती राय, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च भी की है। ईवीएम एक सेफ़ मेथड नहीं है इलेक्शन कराने का। इसके लिए एक तवील हम प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, मगर इतना शायद टाइम नहीं है। लेकिन कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा जो मुल्क है, जो कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो भी अपना इलेक्शन ईवीएम से ना करा के पेपर से कराता है। तो यही इस बात की निशानदेही या इशारा काफ़ी है कि ईवीएम एक सेफ़ तरीका नहीं है इलेक्शन कराने का, और उसमें गड़बड़ी या धांधली बड़े आराम से हो सकती है। अच्छा, ये बताइए प्राचा साहब कि अभी 4 मरहलों के में इलेक्शन हो चुका है, 3 मरहले का बाकी, और दिल्ली में इलेक्शन होना बाकी है। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इत्तेहाद नहीं हो सका। ऐसा लग रहा है कि एक मरतबा फिर 7 सीट पर बीजेपी जीत जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, इस दिल्ली की जो आवाम है वो बहुत ही समझदार आवाम होनी भी चाहिए और मानी भी जाती है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की राजधानी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले आती है, और यहाँ पर सभी लोग जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं और सारी इंस्टीट्यूट्स जो हैं यहाँ पर हैं मौजूद, सबके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुकात होते हैं। तो यहाँ की जो जनता है वो मेरे ख्याल से कुछ इन्फॉर्मेशन की वजह से और माहौल की वजह से ज़्यादा समझदार है। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि इस मुल्क में पहली जो इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी सेकुलर इंसान की या सिटीज़न की नहीं, किसी भी भारतीय की, और जो भी भारतीय है वो सबसे पहले सेकुलर होगा ही होगा, क्योंकि हमारे संविधान में ही सेकुलर का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। और उससे पहले भी जब ये लफ्ज़ नहीं भी था 1975 से पहले, तब भी ये संविधान की हमारे सबको बराबर मानना रूह थी। तो उस सूरत हाल में जो भी पार्टी किसी भी जगह पे आरएसएस और बीजेपी को हराने में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसको ही मेरे ख्याल से वोट दिल्ली वाले देंगे। तो क्योंकि अब सेंटर का इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो कौन ऐसी पार्टी है जो मोदी सरकार को, कौन ऐसा लीडर है हमारे मुल्क में जो मोदी सरकार को या मोदी को टक्कर दे रहा है, यही मेरे ख्याल से हमारे जो वोटर्स हैं वो देखेंगे कि मोदी से मुकाबला किसका है, कौन है मोदी से मुकाबला जो कर रहा है, उसी पार्टी को वोट देंगे। सरकार किसकी बन रही है इस इलेक्शन में? 23 मई का जो नतीजा आएगा आपके ख्याल के मुताबिक कैसा होगा? एनडीए के फेवर में होगा या यूपीए के फेवर में? देखिए, जो भी होगा उसमें एक बात वाज़े तौर पे साफ़ है कि जो एनडीए है और जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड पार्टी है और पार्टीज़ हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उनकी बहुत सारी सीटें कम होने वाली हैं। अब सरकार किसकी बनेगी ये एक दीगर बात है। जैसे मैंने कहा, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि आरएसएस जो कि मुल्क को तोड़ना चाह रही है,
और सिर्फ वो कोई मज़हब की बुनियाद पे झगड़ा नहीं करा रही है, वो कास्ट की बुनियाद पे भी झगड़ा करा रही है, वो अमीरों और गरीबों के बीच में झगड़ा करा रहे हैं आरएसएस वाले। वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 लोग हैं हमारे मुल्क में जिसको आरएसएस और बीजेपी की सरकार हमारे देश के 132 करोड़ लोगों का पेट काट के 15 से 20 लोगों का पेट और उनकी तिजोरियां भर रहे हैं। तो और हमारे मुल्क में जितने भी बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं, सारा नॉर्थ ईस्ट इस वक्त जल रहा है। कश्मीर में हालात ऐसे कर दिए, पाकिस्तान हमारे ऊपर रोज़ गुर्रा रहा है, जो कि इतना छोटा सा मुल्क है, वो जो हमारी तरफ टेढ़ी आंख करके नहीं देख सकता था, आज वो रोज़ हमें डरा रहा है, धमका रहा है, रोज़ फायरिंग हो रही है हमारे ऊपर। और हम अपनी झूठी शान, क्योंकि मोदी जी हर बात में अपने बारे में बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सब काम वो खुद ही कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो बॉर्डर पे जाके जंग लड़ने का हो, चाहे वो किसान के साथ खेती करने का हो, या चाय बनाने का हो, पकोड़े बनाने का हो, जहाँ डिमोनेटाइजेशन है वो भी उन्होंने सब काम खुद कर लिए। मेरे ख्याल से शायद उन्होंने नोट भी खुद ही छापे होंगे, जाके रात को नोट छापते थे और दिन में आके बताते थे कि मैंने नोट छाप दिए। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है हमारे मुल्क में जो मोदी जी के अलावा, या अमित शाह जी थोड़ा थोड़ा मदद कर देते हैं उनकी, बाकी 132 करोड़ जो हमारे लोग हैं वो खाली बैठे हैं, सिर्फ मोदी जी सारे काम करते हैं। तो ये जो माहौल बना हुआ है, इसके लिए बहुत ही सीरियसली हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हर एक हमारे मुल्क के बाशिंदे की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये सरकार जो कि हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रही है, मुल्क को तोड़ रही है, वो दोबारा ना आए। ये बताइए कि मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए कौन सी सरकार बेहतर, मतलब वो सरकार जिसके पास मेजोरिटी हो या मुख्तलिफ पार्टियों से मिलकर जो सरकार बनती है, मखलूत हुकूमत जिसको बोलते हैं, क्या बेहतर है जमहूरियत के लिए? देखिए, हमारे मुल्क में जमहूरियत में जो सिस्टम है, पार्लियामेंट का सिस्टम है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो ये समझना चाहिए, सरकार आज भी जो एंटी डिफेक्शन बिल आया था, वो जो हमारे सिस्टम है, जो आइन में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो सिस्टम बनाया था, उसके खिलाफ ही है एक तरह से देखा जाए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि एक पार्टी को 272 सीटें होनी चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है, अंदाज़ा ये ना लगाया जाए कि मोदी जी एक कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 272 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी वेव थी और इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों से झूठ बोले कि लोग बहकावे में आ गए और 272। अब 15 लाख रुपए अगर कोई ये बोलने लगे कि मेरी छाती 56 इंच की है, अब इतने बड़े माइक से और टेलीविज़न से जिस तरीके से इन्होंने बोलना शुरू किया, 56 इंच की छाती है, 15 लाख दूंगा और मुझे देखते ही सब टेररिस्ट और आतंकवादी भाग जाएंगे, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो इस तरीके से धोखाधड़ी करके, और 10 साल की यूपीए की गवर्नमेंट भी थी, उसमें कुछ आखिरी सालों में बहुत सारे स्कैम्स भी हो गए, तो उस वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट इनकी इतनी सीटें आ गई, जिसमें यूपीए की भी बहुत सारी कमियां रहीं। तो उस बाय डिफ़ॉल्ट को ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि मोदी सरकार या आरएसएस के पास इस मुल्क में मेजॉरिटी लाने की सबसे कम अगर किसी की ताकत है तो वो आरएसएस और बीजेपी के पास ही है 272 का आंकड़ा पार करने के लिए। एक बहुत बड़ा इन्होंने झूठ फिर फैला रखा है कि जैसे मोदी जी वो आदमी है, वो इंसान है जो 272 का आंकड़ा खुद पार कर सकते हैं, अपने आप को खुद ही ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बड़ा आदमी हूँ और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मेरे राज में आ सकती है। ये उसी तरह की बात है कि जैसे वो कहते हैं मेरा 56 इंच की छाती है, अगर उनकी 56 इंच की छाती है तो 272 भी ला सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ये 272 क्या 100 या 150 सीटें भी लाने में मोदी जी कामयाब नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वोटिंग हर जगह जो वोटिंग हो रही है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में माहौल बन गया है महागठबंधन या दीगर पार्टियों के कैंडिडेट वर्सेस मोदी। बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट का नाम नहीं, सीधे मोदी के नाम पर वोटिंग हो रही है। ये मुल्क के हक में बेहतर है या इससे एक मतलब सिर्फ एक शख्स को वो प्रमोट करने का ये है? नहीं, वो एक इससे देखिए ये बहुत ही केयरफुली हमारी पार्टियों को चलना चाहिए। मोदी जी को हर एक आदमी नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, इसलिए मजबूरी में सभी पार्टी के लोगों को मोदी साहब का नाम लेना पड़ रहा है। वरना वो साउथ में हैं कहाँ? पूरे साउथ में उनका कोई वजूद नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में उनका कोई वजूद नहीं है। अब जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में भी देखें, आसाम में उनके लीडर्स सड़क पे नहीं निकल पा रहे हैं। सारे नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में ले लीजिए, सिक्किम में ले लीजिए, या मेघालय में ले लीजिए, मणिपुर में ले लीजिए, किसी जगह देख लीजिए, जब से इन्होंने ये कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे, ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ पे इनके लीडर्स। तो उड़ीसा में इनका कोई वजूद नहीं है, केरला में वजूद नहीं है, तमिलनाडु में वजूद नहीं है, आंध्रा में वजूद नहीं है, ममता बनर्जी भी कहते हैं कि वो 7-8 रियासत में खाता नहीं खुलेगा, बंगाल में वजूद नहीं है। तो मोदी जी क्या है? लेकिन क्योंकि वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमारे मुल्क को तोड़ देंगे, वो
हमारे मुल्क में 15 से 20 लोगों को हम सब के पेट काट कर हमारी घरों से पैसे छीन के और यहाँ पे किसानों से आत्महत्या करवा के सब लोगों का हक छीन के अमीरों की झोलियाँ और तिजोरियाँ भर रहे हैं। इसलिए सब उनका नाम लेते हैं कि वो बहुत ही ख़तरा है हमारे मुल्क के लिए। इसलिए जो उनकी खराबियाँ हैं उससे डर के मजबूरी में सबको उनका नाम लेना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो किसी भी इस तरह से लायक हैं कि वो कोई बहुत बड़ी अपने आप में ताकत है। ये बताइए, आखिरी सवाल होगा, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट एक मुर्दा फिर बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम है। आप एज अ लॉयर इसको कैसे देखते हैं? सच्चाई है या एक इल्ज़ाम है सिर्फ? देखिए, इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना गैर मुनासिब है एज ए लॉयर, जो ट्रेन लॉयर है। लेकिन ये कहना कि एक औरत ने एक बहुत बड़े आदमी पे इल्ज़ाम लगा दिया तो उस पर उसको शक की नज़र से देखा जाए और उसको ही गुनहगार ठहराया जाए, इससे बड़ा भी गुनाह कोई नहीं हो सकता। तो बराबर का मौका मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस भी एक हमारे देश के सिटीज़न है और वो औरत जो है, खातून भी है, वो भी हमारे एक देश की सिटीज़न है। उन्होंने इस तरह के आम तौर पे जो माहौल है हमारे मुल्क का, औरतें इन बातों को या खातून जो हैं हमारी इन बातों को छुपाती हैं जब तक कि पानी सर से ऊपर ना हो जाए। तो मेरे समझ से जो पहला भरोसा मुल्क में हमारे लोगों को करना चाहिए वो उस खातून का करना चाहिए। उसके बाद अगर ट्रायल में हमारे चीफ जस्टिस साहब जो उनकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो रही है वो अगर सुरखरू होके आते हैं तभी उस खातून पे शक करना हमारा जायज़ होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमारे मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा साहब, जिन्होंने तफसील से बताया और ख़ास तौर पर जो बातचीत हुई हमारी मोदी जी के बारे में, और उन्होंने एक ऐसी खातून जिस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है उसको मैदान इंतखाब में उतार दिया, उम्मीदवार बना दिया है। ये मुल्क के लिए ख़तरा है और इससे हिंदुस्तान की छवि मुतासिर होगी, ख़राब होगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान पर भी दहशतगर्द स्टेट का इल्ज़ाम लगेगा। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।